जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साजिद तार साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। My pleasure. Thank you, Alia, for having me. Thank you. साजिद साहब, आपसे बात नहीं हो सकी सर। ये तो एक हंगामा हुआ, एक चर्चा हुआ, दूर दूर तक ये खबर इसकी गूंज गई कि इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब, इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हमने उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो यही ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बर्तानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, आदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी हूँ। मैं अभी भी जाऊंगा तो जाऊंगा। बल्कि अभी जा रहे हैं साजिद साहब, मेरा पहले आप कुछ ही दिनों में इंडिया जा रहे हैं। मैं बिल्कुल 2-3 हफ्तों के अंदर जाने का मेरा प्रोग्राम है। एक शादी अटेंड करूंगा न्यू दिल्ली में, और फिर मैं इंदौर जाऊंगा। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं बाई रोड न्यू दिल्ली से, एक बहुत खूबसूरत हाईवे बन चुकी है, न्यू दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई रोड। और यहाँ मुझे बड़ा इस चीज में ऑनर है कि वहां शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मेरी 2-3 दफा ट्रेड डेलीगेशंस में उनके साथ मुलाकात भी हुई है। और बल्कि मैं जिस तरह बताया कि मेरी, आप इस तरह कह सकते हैं होम स्टेट के मेरे फैमिली मेंबर जैसे लोग हैं वहां पे इंदौर में। मेरे बच्चे की शादी में वही इंदौर से लोग आए थे पाकिस्तान, तो वो मेरे लिए एक जिस तरह ये गोइंग बैक टू माय होम। और there's a person in Indore is a father figure to me. At the same time, he always tell me and say me I'm his adopted son. And he's migrating from Pakistan, from Bannu area, Sardar Sikh है। लेकिन ये कि उसमें, और मेरा ये वादा है आलिया कि मैं जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ वहां लाइव करूं न्यू दिल्ली से। जरूर साजिद साहब, बिल्कुल। मैं तो इसके लिए अभी से रेडी हूँ। आप जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वहां पे कोई ऐसी जगह पर आप वहां पर मौजूद हो और हम आपसे बात कर सके, आप वहां पर दिखाएं, सारा जबरदस्त काम हो जाएगा। बिल्कुल आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा। बल्कि एक तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने कुछ दोस्तों से। मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने 1-2 लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया
वो ख्वाहिश ये है कि हमारे, हाँ, उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं आप, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, आप इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। और साजिद साहब, आपने ये जो बात की कि मैं चाहूंगा वहां पर एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद हो, ऐसी किसी जगह पर मैं करूं, तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था, इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, एक जब टाइड ऊपर जाती है तो किश्तियां, सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मैं जो मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था, एक उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तान इज आई, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith को देखें। मेरी नजर में आलिया, faith is your personal matter। आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह रहे, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह रहे, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू, मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है, जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा। और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास कर, मैं उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहां पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में। लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग। I'm telling you it's working। जहां पे कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, वहां कौमें तरक्कियां नहीं करती। ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता। दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए, तो उसको आप ये नहीं कह सकते। हवा तो खैर मीडिया ने बनाना होता है, जिसका हिंदुत्व का आइडिया उनके ऊपर लगाते हैं, जिनका उनको। अब देखें, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो जाहिर है वो उनका ही मैंडेट आगे लेके जाएंगे ना, वो मिनॉरिटी का मैंडेट तो नहीं आगे रखेंगे। अब उनके ऊपर उसको लगा दिया जाता है जी आप हिंदुत्व है, फिर वो अच्छा, बड़े अरसे से ये बात है कि आज की मोदी जी की नहीं है, कि जब भी इलेक्शन होता है बॉर्डर पे तनाव होता है, ये दोनों साइडों से होता रहा। लेकिन अब मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनको जरूरत नहीं, जिस तरह वो हमारे बासत साहब ने प्रोग्राम करके कहा था कि शायद बालाकोट जैसा दूसरा वाकया हो जाए। अब वो दे हैव ट्रेवल्ड वे फार अहेड ऑफ इट।
उनकी पॉपुलैरिटीज और उनके टारगेट्स डिफरेंट हैं। उनके टारगेट्स नॉट पाकिस्तान एनी मोर, दे आर रीजनल पावर। आज नेवी डे था उनका, मैं बल्कि मेंशन करना भूल गया हूं, और उस पर मोदी जी गए थे, वहां पे उनके एक्सरसाइजेस देख रहे थे। मैं आज उनकी एक्सरसाइजेस देख रहा था और इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। They don't have no match in matter of fact, forget about Pakistan. They don't have any match in global south. अब उनकी टक्कर आगे सामने आएगी तो सिर्फ टक्कर उनको इंडिया चाइना ही दे सकता है। चाइना ने पिछले अरसे में अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि अमेरिकन नेवी से आगे जा चुके हैं। अमेरिका के अंदर जितनी प्रेसिडेंशियल इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं, उनमें चाइनीज नेवी इज नंबर 1 टारगेट होता है। they have gone way above the American Navy। तो उसमें लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि you haven't remain competitive anymore। आप कंपैरेटिव नहीं, पहले हमेशा आपका कंपैरिजन किया जाता था भारत के साथ, अब नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर आप भारत के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। आपने तो उसकी जो हालत कर दी है पाकिस्तान की, अब तो अफगानिस्तान से भी कंपैरिजन नहीं बन रहा, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है आपसे। लेकिन उसमें ये सोचना कि पाकिस्तान के अंदर अब मोदी आएगा तो पता नहीं अटैक हो जाएगा। पहले अटैक किया उन्होंने, बल्कि सबसे बड़ी बात यह उनका गिला है, जब भी मैं बैठता हूं अपने भारतीय दोस्तों के साथ, वो कहते हैं जब भी हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपने फौरन उसके बाद को बैकफायर की चीज। वो मुझे रेफरेंस देते हैं हर चीज का, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एतमाद बहाल करना होगा, बेबी स्टेप्स लेने होंगे आपको, और वो किस तरह लेने हैं ये अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है। मेरा मतलब मोदी साहब दोबारा आएंगे, नवाज शरीफ साहब दूसरी साइड पे आ रहे। ये भी मुझे पता है आलिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ न्यू स्टार्ट। अच्छा, चलिए सर, ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब होपफुली कि आगे अच्छा ही हो जो आप कह रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, जब पाकिस्तान की बात करें सर, वहां पे तो एक नए, आपको पता है हर वक्त एक नया शोशा खड़ा है। वो कह रहे हैं कि जनाब अब खान साहब जो उन्होंने जेल के अंदर वो जो समात हुई, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को जो है वो मैं तो लेके आऊंगा कटहरे में। और ये तो वो मतलब वो जो बाजवा साहब से उनकी चल रही थी, उनके इक़्तिदार के दौरान जो आखिर में शुरू हुई थी, वो अब तक चलती चली आ रही है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो कह रहे हैं बाजवा साहब को लेकर आना है कटहरे में, और इन्होंने सब करवाया। नहीं, दर हकीकत जो देखा जाए तो हमारे इमरान खान साहब एक चीज के बड़े सख्त एक्सपर्ट हैं, कंट्रोवर्सीज के नई चीजें, जिस तरह उन्होंने साइफर जेब से निकाला था, और 2-3 चीजें उन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा साहब को नहीं, साथ उन्होंने कहा अमेरिकन एम्बेसी को भी लेकर आओ। उन्हें पता वो आएंगे नहीं, एक कंफ्यूजन प्लूट करना है ना, एक चीज को प्लूट करना है। साथ तीसरी चीज उन्होंने छोड़ी, कहते मैं कसम उठाने को तैयार हूं, मैंने अपनी उस खातून का चेहरा ही नहीं देखा था, हालांकि उसका हस्बैंड चीख रहा है कि 4-4 घंटे ये बेडरूम में घुसे रहते थे उनके। लेकिन खान साहब, अब देखें दूसरी साइड से भी ये आ चुकी बातें आ रही हैं कि बाजवा साहब भी तैयार हैं। वो कहते हैं मैं तो खुद, उन्होंने सुना जीएचक्यू अप्लाई कर दिया अपनी क्लियरेंस लेने के लिए, अपनी अप्रूवल लेने के लिए कि आई कैन गो टू द कोर्ट एंड टेस्टिफाई, क्योंकि वो भी बोल के फिर रहे। वो कहते हैं मैं खुद इसका सारा कुछ बताना चाहता हूं, खान साहब ने मेरे साथ क्या करते रहे। और ये तो हकीकत है कि खान साहब उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, ये तो उन्होंने टीवी पे कह दिया था। तो मेरा ये अगर देखा जाए कि खान साहब पवित्र बन जाते हैं फौरन मेरे अपने टाइम पर आके, तो खान साहब आप इतने दूध के धुले नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मुर्शद करते फिर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो नाक में रोटियां नहीं डालते, वो पढ़ रहे हैं, चीजें देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है। आपका उस्मान बुजदार, और अभी जो आपने इलेक्शन में वो उस्मान बुजदार प्लस उठाया आपने, वो बैरिस्टर गौहर साहब, लोगों को पता चल रहा है कि व्हाट आर योर वैल्यूज। यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ पावर पॉलिटिक्स। मैं तो हमेशा ये कहता था कि मैकियावेली है, खान साहब उनके फॉलोअर हैं, और मैकियावेली इज नॉट अ वेल रेप्यूटेड पर्सन इन पॉलिटिकल साइंस। लेकिन खान साहब वाकई ही इख्तिदार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से इन्होंने अलीम खान की कुर्बानी दी, जहांगीर तरीन की कुर्बानी, किसकी कुर्बानी नहीं दी इन्होंने। अगर ओन चौधरी को अपने इनॉग्रेशन पे इन्होंने मना कर दिया था कि ना आना, तो फिर खान साहब इनसे तो एक्सपेक्ट कुछ भी किया जा सकता। लेकिन ये जो बात इन्होंने बाजवा साहब और साथ अमेरिकन एम्बेसी ने, पता है कि अमेरिकन एम्बेसी को इम्यूनिटी हासिल है, और लेकिन सोशा उन्होंने छोड़ा है कि बाजवा साहब बस डेविड लू की बातों पे आके मेरे खिलाफ। ये क्या, लेकिन साजिद साहब आप क्या समझते हैं कि जो उन्होंने बात की है, क्या वो ये देख रहे हैं कि इससे उनको सियासी फायदा होगा? और क्या आप नहीं समझते कि अगर वो इन सब बातों से निकलकर जब उनकी समाअत हो रही है तो वो कुछ थोड़ा सा रिकंसिलिएशन की तरफ आते या कुछ और पॉजिटिव अगर बात करते, बजाय वही एक बात चले, तो उनको फायदा होता?
नहीं, इसमें मुसलसल इशारे दे रहे हैं लोगों को, अपने अवाम को, पीटीआई के जो सपोर्टर उनको इशारे खान साहब देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से डील होने की बातें हो रही हैं। मैं उसकी 2 मिसालें दूंगा। इन्होंने पिछले दिनों शोशा छोड़ा था और उसका बाद उन्होंने दूसरी साइड से सिग्नल आया था, नहीं, एक इनके सपोर्टर हैं जनरल लोधी साहब, टीवी पर अब बहुत आते थे वो सारा, उन्होंने पिछले दिनों एक कंट्रोवर्शियल बात की थी कि जी मैं सुलह करा रहा हूं, लेकिन शाम को उन्होंने डिनाई करना पड़ गया उनको कि नहीं जी, नहीं, उधर से कोई ऐसी बात नहीं। मुसलसल ये इशारे देते हैं पीटीआई के, क्योंकि इस वक्त जितने वर्कर हैं दे आर डिमोरलाइज्ड, तो ये उनको बताना चाहते हैं कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हमारी बात हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। तो वो इस तरह के सिग्नल देते हैं। ये पॉलिटिकल एक टैक्टिक्स है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इस तरह के दूसरे तजर्बे का। और जो पहला तजर्बा है, मैं समझता हूँ अभी तक उसी से नहीं निकल पाए। कल परसों किसी ने एक खबर दी जो मुझे बड़ा उस पर अफसोस हुआ कि बल्कि मैं अभी बता देता हूँ, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा, उसने कहा जी अब तो इकॉनमी हमने ठीक कर दी, इलेक्शन की क्या जरूरत है। एक बड़े मंझे हुए आपके जर्नलिस्ट ने लिखा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका जवाब ये है कि किसने लिखा बता दें। सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा। सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा है कि अगर हमने इकॉनमी ठीक कर दिया तो इलेक्शन की क्या जरूरत है। तो मैं यहां पे बैठ के ये सोच रहा था कि मनी एक्सचेंज की 4 दुकानों पे आईबी वाले और एफआईए वाले और आईएसआई वाले बिठाने से अगर इकॉनमी ठीक आप समझते हैं हो चुकी है, तो फिर आपका मुस्तकबिल फिर आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डॉलर को जूतों के साथ नीचे कुछ 4 दिन के लिए लाना, इसको अगर आप इकॉनमी कहते हैं। कोई सिंगल प्रोडक्ट बता दें आपने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हो, कोई आप ये बता दें आपने कोई रिकवरी कर ली हो जो बिलियंस डॉलर्स, आपके 200 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू द शबर जैदी साहब जो बाहर पड़े हैं वो ले आए हो, आप एक सिंगल स्टेप आपने नहीं किया स्वाय मनी एक्सचेंज के ऊपर आपने आईएसआई और आईबी के लोग बिठाए और कुछ भी नहीं किया। अगर ये करना आप इकॉनमी समझते हैं तो फिर आपका खुदा हाफिज है, इसको इकॉनमी नहीं कहते, इकॉनमी कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। इस डॉलर को या तो होल्ड करके रखें। अगले दिन मेरे मोहतरम डार साहब ने फरमाया कि ओरिजिनल डॉलर का रेट 244 है, या तो लेकर आए ना 244 पर, तो या फिर उसको फिर सस्टेन करें और फिर प्रोडक्ट्स पे फोकस करें कि आप कौन सी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे मुल्क का फ्यूचर सामने नजर आ रहा है। और जी सर, इसमें एक और बात, सुहेल साहब हमारे बड़े सीजन्ड और बड़े काबिल एहतराम हमारे कोलीग हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहीं ये बात मजाक में तो नहीं लिखी, क्योंकि सर इसकी वजह ये है कि अगर ये है कि इकोनॉमी ठीक होगी तो इलेक्शन की क्या जरूरत है, तो इंडिया को तो फिर इलेक्शन की बिल्कुल जरूरत थी नहीं, और आगे है ही नहीं उनको तो मेरे ख्याल में आगे 20-25 साल इलेक्शन का सोचना भी नहीं चाहिए इफ दिस इज द क्राइटेरिया। लेकिन ये तो वही, लेकिन देखिए कई दफा ये हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो टीजर भी करते हैं टू रीड द माइंडसेट ऑफ पीपल, कई दफा ये भी होती है बात। हालांकि दोनों तरफ से सर सुहेल साहब की, मैं अभी एक और कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ी थी, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि जो हुकूमत है या जो पार्टी है उनको खान साहब उनकी पार्टी के साथ नरम हाथ रखना चाहिए, फिर उसी के साथ अब वो ये लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है समटाइम्स जो जर्नलिस्ट है वो दोनों तरफ चल रहे होते हैं। सुहेल साहब की खैर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मजे हुए लीडर है, जर्नलिस्ट है, लेकिन और कई दफा सार्कास्टिकली भी चीजें जूमानी भी करते हैं बातें कई दफा, तो वो कोई ऐसी बात, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी, और ये एक चैटर वैसे भी चल रहा है कि इलेक्शन शायद डिले हो जाए। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ, अभी तक आपके पैसे रिलीज नहीं हुए इलेक्शन कमीशन को, वो और सुना है कि कुछ दिन मजीद ना हुए तो वोंट हैव एनी चॉइस। और कुछ लोग, ये मुसलसल पिछले दिनों चैटर इस्लामाबाद में था कि इलेक्शन सितंबर तक डिले होंगे। उसकी वजह ये है, चलास में आपको पता 8 लोग आपके मारे गए हैं दहशतगर्दी में, अभी परसों की बात है। और मुसलसल, और फजलुर रहमान साहब को एहतजाज है, उनको एतराज है कि दहशतगर्दी के हालात खराब हैं और वेदर खराब है और लोग वोट किस तरह डालेंगे। तो देखें आने वाले, लेकिन जिस तरह मैं जो पर्सनली पूछा जाए मुझसे, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान इश्यूज। उसकी वजह यह है कि ये जितने सियासी लोग हैं, इलेक्टेबल्स खासकर, पार्टियां बदल के चेहरे, वही सेम चेहरे आके बैठ जाते हैं। इन्होंने ये वही लोग हैं जो माजी में थे। कैबिनेट आप देख लीजिएगा, आधी कैबिनेट वही पुरानी कैबिनेट होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, ना करने की सलाहियत रखते हैं। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी कर, कोलिजन गवर्नमेंट होगी, कमजोर गवर्नमेंट होगी, तरक्की कुछ नहीं होगी उसमें। देखिए साहब, आखिरी पॉइंट सर, ये जो बातें की जा रही हैं, तो क्या जब अगर इलेक्शन जो है ये नहीं होते हैं फरवरी में भी, उससे आगे, तो फिर इमरान खान की पार्टी है, उनको ये कहने का मौका तो मिल रहा है
कि ये क्यों के डर की वजह से, खौफ की वजह से नहीं करा रहे कि खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है तो कोई और जीत नहीं पाएगा, तो इसमें ना, तो फिर उनको वो बात क्या सच साबित हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो? देखें, खान साहब के लिए तो एक यही तोहफा बहुत है कि एसएम जो बाबर साहब हैं उन्होंने चैलेंज कर दिए, जो इलेक्शन उन्होंने किया उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो उन्होंने चैलेंज कर, वही उनके लिए काफी। दूसरा ये बात है, इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपकी ब्यूरोक्रेसी ये समझ चुकी है कि खान साहब इज अ वेरी खतरनाक फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया थ्रू द उस्मान बुजदार, जिस तरीके से अपॉइंटमेंटें होती रही हैं वहां पे डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओ की, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा खान साहब के आने के मेजोरिटी में गवर्नमेंट कभी खान साहब की नहीं बन सकती। ये मेरा ख्याल खान साहब को भूल जाना चाहिए। लोग, बड़ा सख्त तजर्बा हुआ है पाकिस्तान के लिए, तल्ख तजर्बा, सख्त तल्ख तजर्बा हुआ है। और ना सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल लिखा था कि ही हैड द मोस्ट करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और बात भी आपकी ठीक है, जो लोग मोटरसाइकिलों पे थे आज वो, मेरा मकसद है लैंड क्रूजर क्या, उनके 3-3 मुल्कों के अंदर कारोबार है और पता है इनको, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब, मेरा मकसद है कि नाक में रोटियां डालते हैं। खान साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन और वो ही नोज इट, एग्जैक्टली नोज कि इनके आसपास कितने डाके पड़ते रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अगर इस वक्त भी पाकिस्तान को जरूरत है अगर आलिया, तो वो ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, करप्शन के ऊपर क्रैक डाउन की जरूरत है। क्योंकि मैंने लॉ के अंदर फंडामेंटल ये पढ़ा था कि सजा का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी को पता चले कि ये काम हमने नहीं करना। अभी तक किसी ने नहीं किया, करप्शन को हाथ नहीं डाला। और मैं करप्शन की बात सिर्फ सियासतदानों की नहीं करूंगा, मैं करप्शन की बात जर्नलों और जजों की भी करूंगा, सबके पास बोल रहा हूं। जब तक वो कोई नहीं कर पाएगा पाकिस्तान बचने की कोई सूरत हाल नहीं। अब मैं उस पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपको। आप हमारे मोहतरम काकिर साहब गए थे, जो कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बनता था, काप 28 में गए हैं, $2 लाख का पवेलियन वहां पे लगाया गया, $2 लाख पवेलियन वहां से। सर नहीं, दोबारा बताइए। पवेलियन का मैंने चेक किया, जो पवेलियन वहां लगे थे, जो मुल्क कंट्रीज गए थे, वो जहां उन्होंने पवेलियन बनाए थे, वो एक पवेलियन का खर्चा $2 लाख था। तो ये वहां पे गए हैं, कोई इनको कोई बंदा नहीं मिला। इनके साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे, वो भी अपने ज़ाहिर जहाजों पे गए होंगे, वहां गए हैं, 5 स्टार होटलों में रहे हैं, अच्छे अच्छे सूट इन्होंने पहने, बिल्कुल किसी डेवलपिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं लग रहे थे। ठीक है, मिले, तकरीर की, तकरीर में इन्होंने कहा, उसको खलीज टाइम ने कहा है, उसका उर्दू में तर्जमा यही है कि बातें ना करो, पैसे दिखाओ। तो फिर इन्होंने वह तकरीर करके आगे वापस आए हैं, तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसको कहा, उसका नाम दिया गया है रिचार्ज पाकिस्तान। $77.8 मिलियन का वो प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है, जिसमें से 60 मिलियन जो है वो आपको क्लाइमेट फंड देगा, 5 मिलियन आपको यूएस एड देगा, जिसमें 5 मिलियन जो कोका कोला फाउंडेशन की तरफ से, और 1.5 मिलियन आपको देगा WWF। तो जाहिर है फिर वो वारदात तो बड़ी पड़ेगी इसमें। कई लोगों के घर बनने वाले हैं लंदन में, अभी टोरंटो में कई लोगों के बच्चों की शॉपिंग होनी है, कई बच्चों की ट्यूशन फीसें डॉलरों में, पाउंडों में पड़ी है। लेकिन ये कि मुसलसल आप घूम रहे हैं डॉलर ढूंढने के लिए, मुसलसल ढूंढ रहे हैं कहीं से पाउंड मिल जाए, लेकिन कौन इधर ना असेंबल कुछ करना है, ना बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है, ना मैथ पढ़ाना है। यहां लोगों को कहना है कि जिहाद के लिए तैयारी कर लो, छातियों पे गोलियां खाओ। तो अपनी औलाद सारी वहां बैठी देख ले। मैं 3-4 पार्टियों को भी बात करता हूँ। ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, मेरे मुर्शद के बच्चे दोनों बार पढ़ रहे हैं लंदन में। नवाज शरीफ साहब अकेले आए हैं, सारे दोते पोते सारे वहां पढ़ रहे हैं, सारे लंदनियर हैं सारे। तो ये पता नहीं क्यों ये बेवकूफ लोग बन के इनके पीछे गाड़ियों के घूमना शुरू कर देते हैं, क्या ढूंढते हैं इनमें से। तभी तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान सोल्यूशन इज नॉट इलेक्शन, नॉट इलेक्शन एट ऑल। पाकिस्तान का 2 प्रॉब्लम है, करप्शन है और एजुकेशन है। एजुकेशन से आप नाराज हैं, इंग्लिश आप कहते नहीं, ये काफिर की जबान है, भी काफिर हो जाएंगे। मौलवियों ने फतवा दे दिया, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कहा हो आप इंग्लिश पढ़ेंगे आप तो काफिर हो जाएंगे। सर वो कैंपेन चला रहे हैं मोबाइल पे, यहूदियों की मोबाइल हाथ में पकड़ के उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर। जिस मोबाइल से करे वो उन्हीं के, उन्हीं की हर चीज उनकी। जुकरबर्ग है उनका। मैं अभी मुझे आप देख लें ओपन चैट जीपीटी, उसका वो हेड वही ज्यूइश है। मैं कहता हूं कौन सी चीज ज्यूइश नहीं कर, ज्यूइश इन्वेंशंस देख लें उनकी। अमेरिका में आके, अमेरिका की तरक्की का बायस ही ज्यूइश बने थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से आए थे, वरना तो ये भी सिर्फ राम काटन और टोबैको बना के सारा भेजते थे लंदन। कपड़े और सिगरेट तो वहां बनते थे सारे। वो यहां आए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इन्होंने देखा कि दुनिया क्या है। तो लेकिन दूसरा एक और बात है ना आलिया, सारी दुनिया से नाराज हैं आप।
आप यहूदियों से नहीं नाराज हो। ऐसे ही मैं आपसे चैलेंज करके पूछूं, आपके किस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप है? अगर है किसी के साथ तो डॉलर बेस है सारे। आपका एक प्रॉब्लम सारा यहां का नहीं है, पूरी दुनिया का है। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आपके पास सिर्फ 2 फार्मूले हैं। आप कहते हैं या सारी दुनिया मुसलमान हो जाए या हम सारी दुनिया के सर उतार दें। बहुत प्यारी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह तो ना करो यार, कुछ किसी मिडिल लेवल पर आओ। दुनिया के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, इनके साथ मिलकर रहने की सीखने की आदत डालो अपने आप को। आज मेरे भाई ने फ्रांस में मार दिए 4 बंदे और फिर ऊपर से नारे लगा रहा है अल्लाह अकबर। खुदा ने कहा यार तुम्हें कि लोग जो जिनका कोई कसूर ही नहीं है, चलते लोगों को छुरियां मार देनी, कहना अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह को खुश कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल दैट यू कैन प्लीज गॉड बाय डूइंग दिस? ज्यादती और बिल्कुल यही चीजें पाकिस्तान में फीड की जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। इसी नोट पर साइजा बड़ी आपने जो है वो एक सीरियस जो ये है इशू, और इसके ऊपर वाकई जो फ्रांस में हुआ है और जिस तरह की तालीम दी जाती है, तो मुसलमानों को मेरा ख्याल है कि अपने आप को थोड़ा सा जो है देखने की जरूरत है अपने ऊपर। और पाकिस्तान के हालात जो है वो तो हम होपफुली के रिचार्ज करने की जो बात कर रहे हैं वो रिचार्ज कर पाए। साहिद साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा भी आपसे बात होगी।